नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि फिर से आपको पता है, प्रबंध की सीरीज चल रही है। प्रबंध के कार्यों को हम एक लेक्चर में क्या कर रहे हैं बेटा, एक जीरो से बिल्कुल समझ रहे हैं। तो क्लास में आप लोग बने रहिए, बहुत जल्द हम इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी, सर इसके एमसीक्यूज करवाइए, तो इसके एमसीक्यूज भी हम एक टाइम बाद लाइव क्लासेस में करेंगे। क्योंकि देखिए, एमसीक्यूज हम जब लगा पाएंगे जब हमें क्या होगा बेटा, पता होगा कि एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, वो तो एक बार फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड, बायो बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या है, मेरी कोशिश है कि हम बिल्कुल जीरो से उस चीज़ को क्या करें, समझें। तो अभी तक हम प्रबंध के नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण तीन कार्य को समझ चुके हैं। अगला जो कार्य है प्रबंध का, वो हम देखते हैं। पहले मैं बात करूं कि अभी तक हमने प्रबंध के कितने कार्यों को समझा, क्योंकि जो हमारा आज का कार्य है वो इन सभी कार्यों से क्या है बेटा, जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है प्रबंध का, नियोजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, संगठन होता है। संगठन मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने देखा था कौन सा, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण मतलब भाई स्टाफिंग, आपको नियुक्तिकरण करना पड़ेगा आपके संगठन में। उसके बाद अगला कार्य क्या है जो आज हम देखेंगे, वो होगा क्या बेटा, निर्देशन। और निर्देशन के बाद कौन सा कार्य होता है, निर्देशन के बाद होता है नियंत्रण। ये प्रबंध के क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। यदि मैं निर्देशन को इस कड़ी में से हटा दूं तो ये जो हमने पहले नियोजन किया था ये भी व्यर्थ हो जाएगा, संगठन किया था यह भी व्यर्थ हो जाएगा, नियुक्तिकरण किया था, ठीक है, हमने स्टाफिंग की थी, ये भी व्यर्थ हो जाएगा, निर्देशन भी व्यर्थ हो जाएगा। और क्या होगा बेटा, नियंत्रण का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम नियंत्रण पे अभी कहाँ हैं, पहुंचे ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। किसी भी संगठन के लिए प्लानिंग करेंगे, उसके लिए फिर हम संगठन बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, स्टाफ करेंगे, भर्तियां करेंगे, चयन करेंगे कि हमारे कर्मचारी क्या हों, कैसे हों। उसके बाद अगला आता है निर्देशन। निर्देशन मतलब क्या होता है बेटा, डायरेक्शन। आपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली, अब कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बाद आपको उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा कि वो कैसे काम करें, किस तरीके से काम करें, हम उनसे कैसा काम करवाना चाहते हैं। पता चला आपने एक कर्मचारी की नियुक्ति करी, ठीक है, आपने उसका स्टाफिंग करा, आप वो और कहीं किसी दूसरी जगह काम करता था पहले मान लीजिए। अब वो वहाँ का कल्चर अलग था, वहाँ के नॉर्म्स अलग थे, वहाँ के रूल्स अलग थे, और आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर क्या हैं, अलग हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको अपने कल्चर बताना पड़ेगा, अपने नियम बताना पड़ेगा, वो किस तरीके से आप उससे काम कराना चाहते हो। ये सब चीज़ें किस में आती हैं बेटा, निर्देशन में आती हैं। अब मैं इस टॉपिक को, यदि निर्देशन को आपको और भी बेटर तरीके से समझाऊं, तो निर्देशन जो होता है बेटा, वो प्रबंध के हर स्तर पर होता है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने फिर भी आपको एक बार और बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो निर्देशन जो होता है वो प्रबंध के क्या होता है, हर स्तर पर होता है। और इसको हम परिचालन प्रबंध भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि परिचालन प्रबंध या ऑपरेटिंग मैनेजमेंट प्रबंध के किस कार्य को बोला जाता है। तो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट प्रबंध के किस कार्य को बोला जाता है, डायरेक्शन को बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, परिचालन प्रबंध। अब ये जो निर्देशन होता है, इसको हम और एक और बेटर तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर है, एक ब्रांच मैनेजर है, एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, और बाकी क्या हो गए, आपके कर्मचारी हो गए, एम्प्लॉयज हो गए। अब ये निर्देशन कैसे होगा, निर्देशन किस तरीके से किया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। भाई नीतियां बनाई किसने, डायरेक्टर ने। ये किसका हिस्सा हुआ, आपके प्रबंध के उच्च स्तर का। इसने निर्देश दिया किसको, ब्रांच मैनेजर को। ब्रांच मैनेजर निर्देश देगा किसको, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को। और ये फिर काम करवाएगा किससे, अपने कर्मचारियों से। तो हमेशा ध्यान रखना है बेटा, निर्देशन जो किया जाता है या डायरेक्शन जो किया जाता है, वह हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। मतलब कहाँ से, उच्च लेवल से, हाई लेवल से लेके निम्न लेवल, निम्न से उच्च नहीं जाएगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्यून आपके अधिकारी को थोड़ी आदेश देगा, है ना। अब इसमें आदेश से एक बात और आती है, इस निर्देशन के बेटा कुछ सिद्धांत होते हैं। हर चीज के सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, नियोजन के सिद्धांत होते हैं। तो वैसे ही निर्देशन के भी क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो निर्देशन के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है आदेश की एकता। मतलब सीधा क्या, निर्देशन में सीधा सा कहा गया है कि आपको जो आदेश है उसमें क्या रखना है, एकता रखना है। मतलब ये जो आपके आदेश हैं
वो उच्च से निम्न की ओर, उच्च से मध्य की ओर, मध्य से निम्न की ओर जाना चाहिए। अब ये निर्देशन, ये जो उच्च प्रबंध मध्य प्रबंध को करता है, तो क्यों करता है भाई? आपने कर्मचारी रिक्रूट किए हैं तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा? निर्देश देना पड़ेगा, तभी तो वो काम करेंगे। नहीं तो पता चला आपने 5 एम्प्लॉयज़ की भर्ती करी और 5 में से 5 को कोई निर्देश ही नहीं दिया। अब आपने निर्देश ही नहीं दिया तो वो क्या करेंगे? आपने निर्देश नहीं दिया तो वो अपने अपने लेवल से काम करेंगे, अपने अपने तरीके से काम करेंगे। तो क्या आपके लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है? नहीं हो रही है। ऑब्वियसली आपके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि प्रबंध के निर्देशन वाला जो चैप्टर है, उस निर्देशन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है? आदेश की एकता का। अब इसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में निर्देशन किस तरीके से किया जाता है, निर्देशन होता क्या है, हम उसको और कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि ये हमारा क्या हुआ भाई, प्रबंध का सबसे क्या, प्रबंध के सभी काम महत्वपूर्ण है, उसमें से एक काम क्या, निर्देशन, मतलब अपने कर्मचारियों को डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन में सबसे पहला काम उसका क्या हो जाता है बेटा? पर्यवेक्षण। इसको बोलते हैं सुपरविजन। इसको भी हम समझेंगे कि ये पर्यवेक्षण होता क्या है। दूसरा काम क्या हो जाता है? दूसरा काम हो जाता है अभिप्रेरण, मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। इसको भी हम समझेंगे। तीसरा काम क्या हो जाता है बेटा? तीसरा काम हो जाता है आपका नेतृत्व, ठीक है, लीडरशिप। और यह अगला काम जो होता है, चौथा काम आपका हो जाता है, वो क्या हो जाता है बेटा? समन्वय। अब ये सब काम किसके होते हैं? निर्देशन के होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है? निर्देशन किया जाता है। इसी तरीके से क्या होता है? डायरेक्शन किया जाता है, ताकि हम क्या कर सकें? अपने लक्ष्यों को, उस कंपनी के लक्ष्यों को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पर्यवेक्षण प्रबंध के किस कार्य का महत्वपूर्ण अंग है? निर्देशन का। अभिप्रेरण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? वो दे देगा आपको, नियोजन दे देगा, संगठन दे देगा, नियंत्रण दे देगा, नियुक्तिकरण दे देगा, निर्देशन देगा। तो अभिप्रेरण किसका काम हुआ? निर्देशन का काम हुआ। नेतृत्व किसका काम है भाई? निर्देशन के अंतर्गत है। समन्वय किसके अंतर्गत आ गया? निर्देशन के अंतर। तो इसमें हम सबसे पहला उठाते हैं भाई कि पर्यवेक्षण होता क्या है। देखिए, पर्यवेक्षण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम क्या? सुपरविजन। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सुपरविजन। अब सुपरविजन को यदि मैं इंग्लिश में 2 भागों में तोड़ूं, तो एक भाग क्या हो गया आपका? सुपर। एक भाग क्या हो गया आपका? विजन। मतलब बड़ी दृष्टि, विशाल दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। आपने जो कर्मचारी की नियुक्ति करी, देखिए उसको ऐसा समझे कि हमने कर्मचारी की क्या करी, हमने 5 कर्मचारियों की नियुक्ति करी, ठीक है। अब उस कर्मचारियों में से हमने सबको 5 को काम दे दिया। अब काम देने के बाद हम क्या करेंगे? हम ऐसे ऑफिस में जाके बैठ तो नहीं जाएंगे ना, हम उनका सुपरविजन करेंगे कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे मानिए मैंने किसी एम्प्लॉय को टास्क दिया कि ये काम आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना है, और मान के चलिए उस काम को वो 4 घंटे में कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ क्या होगा? मैनेजमेंट के सुपरविजन का। उसका काम क्या होगा? पर्यवेक्षण करना। नहीं तो पता देखिए बेटा, क्या होता है कि ऑफिसर बनना, ठीक है, सभी लोगों की ड्रीम होते हैं कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी भी जगह पर ऑफिसर बने, ठीक है। लेकिन ऑफिसर यदि हम बनते हैं ना, तो हमारे पास उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लर्क, प्यून, आपके जो मध्य स्तर के कर्मचारी हैं या निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, ये एक समय के बाद काम करके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो हायर अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी के ऊपर सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके पास निम्न प्रबंध की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके पास मध्य प्रबंध की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके पास उच्च प्रबंध की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही है। तो ये काम होता है क्या? पर्यवेक्षण। निर्देशन का एक जो काम होता है वो क्या होता है बेटा? पर्यवेक्षण, जिसमें वो कर्मचारियों का क्या करेगा? पर्यवेक्षण करेगा, सुपरविजन करेगा। दूसरी बात क्या होती है बेटा? अभिप्रेरण। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरण। इसको तो ब्रीफ में हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये अभिप्रेरण होता क्या है। इसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। देखिए, हर इंसान को काम करने के लिए क्या होता है बेटा? मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मोटिवेशन की। हर व्यक्ति का मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। आप पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? आपका मोटिवेशन है। किसी का मोटिवेशन हो सकता है कि मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगी, तो मेरी लिविंग स्टैंडर्ड, मेरा जीने के तरीके में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा।
लेकिन कुछ लोगों का होता है कि कुछ लोग शौक से काम करते हैं, कुछ लोगों का मोटिवेशन अलग होता है, कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है कि हम नाम के लिए काम कर रहे हैं। तो सभी लोगों का क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो निर्देशन का एक महत्वपूर्ण काम होता है अभिप्रेरण। अब ये मोटिवेशन क्यों किया जाता है, देखिए आपने नियुक्ति करी, प्रबंध का काम था नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण में आपने एम्प्लॉयज़ की भर्ती कर दी। अब एम्प्लॉयज़ की आपने भर्ती करी है, तो भर्ती करने के बाद आप उससे 10 घंटे काम करा रहे हो। अब पता चल रहा है आपने ऐसे एम्प्लॉय की भर्ती कर दी, या फिर मान के चलिए कि वो एम्प्लॉय सिर्फ 7 घंटे या 5 घंटे ही ठीक से काम कर पा रहा है, बाकी उसको क्या ज़रूरत होती है, अभिप्रेरण की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, अभिप्रेरण की। आप उसको किसी भी तरीके से मोटिवेशन दे सकते हैं, है ना। और मोटिवेशन कई तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन का तरीका सिर्फ पैसा ही होता है कि ठीक है आप और एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए लेकिन 10 घंटे क्या करिए, अच्छे से काम करिए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान क्या होता है, पैसे के लिए काम नहीं करता, लेकिन हर इंसान पैसे के लिए काम करता है। दोनों बातें क्या है, एक जैसी ही होती हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन को हमारे प्रबंध शास्त्री, दो सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध शास्त्री हैं, ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रबंध शास्त्री। एक है हेनरी फ्योल, इनका नाम ध्यान रखना बेटा, प्रबंध की सबसे सटीक परिभाषा यदि किसी ने दी है तो वो किसने दी है, हेनरी फ्योल ने। और एक नाम है डोनाल्ड ओट्स, ठीक है। ये दोनों जो प्रबंध शास्त्री हैं, इन दोनों प्रबंध शास्त्री ने अभिप्रेरण को दो भागों में बांटा है। कैसे बांटा है, अब हेनरी फ्योल अभिप्रेरण को क्या बोलते हैं, आदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। क्वेश्चन बन गया कि भाई अभिप्रेरण को आदेश किसने कहा है, तो हमें पता होना चाहिए किसने कहा है आदेश अभिप्रेरण को, हेनरी फ्योल ने। अब ये इसने डोनाल्ड ने क्या कहा है, इसको निर्देश कहा है। अभिप्रेरण क्या है, एक तरीके का निर्देश। ये अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों के अपने अलग अलग क्या है, ओपिनियन है। इन प्रबंध शास्त्रियों के क्या है, अपने अपने मत हैं। तो ये हमारा क्या है, मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, क्यों किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। देखिए मोटिवेशन मुख्य रूप से कैसा होता है बेटा, 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। पहला होता है कौन सा, मौद्रिक अभिप्रेरण। उसको मैं लिख देता हूं, मौद्रिक अभिप्रेरण। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन। दूसरा क्या होता है बेटा, अमौद्रिक अभिप्रेरण। जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति पैसे के लिए काम नहीं करता, लेकिन सभी व्यक्ति क्या करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, अमौद्रिक अभिप्रेरण। और तीसरा होता है क्या, ऋणात्मक अभिप्रेरण। देखिए ऋणात्मक अभिप्रेरण का एक छोटा सा पहले प्राचीन जमाने का एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक क्या हो गया आपका, ऋणात्मक अभिप्रेरण। अब देखिए पहले के ज़माने में कुछ मूवीज़ में आपने देखा होगा कि पहले काम कराने के लिए लोगों को क्या कर रहे थे, कोड़े मारे जाते थे, है ना। पहले क्या था, संविधान नहीं था, लोगों को इतने अधिकार नहीं दिए गए थे। तो वो भी एक तरीके का क्या था, मोटिवेशन था। वो भी एक तरीके का क्या था, अभिप्रेरण था, कि डर के कारण लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, कि किसी की गुलामी करेंगे। क्यों करते थे, डर के कारण, कि वो हमें मारेगा या वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, तो चलो एक काम करते हैं, हम उसका क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अभिप्रेरण जो होता है वो क्या होता है बेटा, 3 भागों में बढ़ता है। इसका मुख्य और मेन उद्देश्य होता है, इसका मुख्य और मेन उद्देश्य होता है कि अपने कर्मचारी से ज़्यादा आउटपुट लेना। क्योंकि इंस्टीट्यूट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य यही होता है कि कर्मचारी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए क्या करे, आउटपुट दे सके। तो अब हम इसमें सबसे पहले समझते हैं मौद्रिक अभिप्रेरण को। मतलब जो होता है फाइनेंस से रिलेटेड। जैसे मान के चलिए कि आप एक कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। अब वो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको सैलरी बढ़ा सकते हैं। ये क्या हुआ, मौद्रिक अभिप्रेरण का। आपको पता होना चाहिए कि उसको कब किस समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आप उस समय उसको पैसा दे सकते हैं। ये क्या हुआ, एक मौद्रिक अभिप्रेरण का। आप उसको बोनस दे सकते हैं। जैसे देखा होगा भाई, दिवाली बोनस मिलता है दिवाली बोनस देते हैं कई इंस्टीट्यूट, कई ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, मौद्रिक अभिप्रेरण है। और आप किसी तरीके का उनका बीमा करवा सकते हैं, आप उनका मेडिकल बीमा करवा सकते हैं, आप उनकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। मतलब टोटल ऐसा अभिप्रेरण जो किससे संबंधित हो, वित्त से संबंधित हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो वो क्या होता है, हमारा मौद्रिक अभिप्रेरण। देखिए अभिप्रेरण के लिए कई सारे प्रबंध शास्त्रियों ने क्या किया था, अपने अपने क्या दिए, सिद्धांत दिए हैं। इसमें से एक प्रबंध शास्त्री थे जिन्होंने अभिप्रेरण का क्रमबद्धता सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था,
क्रमबद्धता सिद्धांत। और ये सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था 1943 में। ये सिद्धांत के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको किसको देख लेते हैं, अमौद्रिक अभिप्रेरण को देख लेते हैं। अमौद्रिक अभिप्रेरण मतलब इससे समझ में क्या आ रहा है, मौद्रिक के आगे क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये क्या कि ये अभिप्रेरण कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कुछ एम्प्लॉय पैसों के लिए काम नहीं करते, तो उसमें क्या होता है अमौद्रिक अभिप्रेरण काम आता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है, आप ऑफिसर रैंक पे सिलेक्ट हो गए। अब आप ऑफिसर रैंक पे सिलेक्ट होते हो तो आपने देखा होगा कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहने के लिए क्वार्टर्स देते हैं, ठीक है, आपका महंगाई भत्ता देते हैं, आपका पेट्रोल का खर्चा देते हैं, आपका मेडिकल का खर्चा देते हैं, जैसे रेलवेज आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो ये सब क्या आर्मी वालों के लिए अलग अलग बेनिफिशियल अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं उनकी सैलरी के अलावा। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है उदाहरण अमौद्रिक अभिप्रेरण का। ये सब उदाहरण किसका होता है बेटा, अमौद्रिक अभिप्रेरण का। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया क्या हमारा अमौद्रिक अभिप्रेरण। तीसरा अभिप्रेरण क्या होता है, ऋणात्मक अभिप्रेरण। मतलब अभिप्रेरण का कौन सा भाग, तीसरा भाग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, मौद्रिक में पैसे दे रहे हैं, अमौद्रिक में हम क्या कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। ऋणात्मक में हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को डर दिखाते हैं, धमकाते हैं, उसके अंदर ऐसा डर पैदा कर देते हैं उस कर्मचारी के अंतर्गत कि वो हमसे डर के काम करे। इसमें ना तो मौद्रिक अभिप्रेरण काम कर रहा है, ना क्या कर रहा है, अमौद्रिक अभिप्रेरण काम कर रहा है। तो वो अभिप्रेरण जो हुआ वह कौन सा अभिप्रेरण हुआ, ऋणात्मक अभिप्रेरण। उसका काम क्या है, ऋणात्मक अभिप्रेरित करना, ठीक है। तो अब इसमें तीनों मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम 1943 में जो क्रमबद्धता का सिद्धांत था वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्रमबद्धता का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत किसने हमें दिया, कैसे दिया और इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए क्रमबद्धता का जो सिद्धांत था वो एक प्रबंध शास्त्री थे जिनका नाम था अब्राहम मास्लो, ठीक है। अब्राहम मास्लो ने एक क्रमबद्धता का सिद्धांत दिया था जो किससे संबंधित है, अभिप्रेरण से। अब उनके सिद्धांत का फंडा क्या था, उनका सिद्धांत कहने का मतलब ये था कि हर कर्मचारी की क्या होती है, अपनी नीड्स की लिस्ट होती है। कैसे लिस्ट होती है भाई, जैसे मान के चलिए मुझे सैलरी मिलेगी या मुझे कुछ भी मेरा वेतन मिलेगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे मेरा कुछ और खर्चा होगा, दूसरी प्रायोरिटी पे कोई खर्चा होगा, तीसरी प्रायोरिटी पे कुछ खर्चा होगा, चौथी प्रायोरिटी पे कुछ खर्चा होगा, ठीक है। आपके साइट का एक एम्प्लॉई है, चलिए आपका दोस्त ही है, वो भी सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, मतलब आप जिस लेवल पर काम कर रहे हो किसी कंपनी में वो भी उसी लेवल पर काम कर रहा है। तो उसकी क्या है, वो भी सोचता है कि मेरे पास क्या आएगी, सैलरी आएगी, मेरे पास सैलरी आएगी तो मैं पहली प्रायोरिटी पे इस पे खर्च करूंगा, दूसरी प्रायोरिटी पे इस पे खर्च करूंगा, तीसरी प्रायोरिटी पे इस पे खर्च करूंगा, चौथी प्रायोरिटी पे क्या, इस पे खर्च करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उसकी चौथी हो और उसकी जो चौथी है वो जो मेरी चौथी है वो उसकी क्या हो सकती है, पहली हो सकती है। तो ये जो सिद्धांत है, इसलिए जो अब्राहम मास्लो है उन्होंने क्रमबद्धता का सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रबंधकों से कहा कि हर व्यक्ति का क्या हो सकता है, हर व्यक्ति का मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति की क्या हो सकती है, कहानी अलग अलग हो सकती है। तो हमको हर व्यक्ति को नोटिस करना है, हमको हर व्यक्ति को ध्यान रखना है। पता चला कि हम उसको ऐसा अभिप्रेरित कर रहे हैं जो उसको अभिप्रेरण दे ही नहीं रहा है। मान लो किसी व्यक्ति को प्रशंसा का अभिप्रेरण चाहिए, पुरस्कार का मोटिवेशन चाहिए, और किसी मतलब बोल सकते हैं कि किसी को पार्टी वार्टी का मोटिवेशन चाहिए, लेकिन हम उसको दे क्या रहे हैं, पैसे का मोटिवेशन दे रहे हैं। तो क्या वो काम करेगा, उसके पास नहीं करेगा, क्यों करेगा। और ऐसा व्यक्ति जिसको पैसों के मोटिवेशन की ज़रूरत है और हम उसकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं, खूब कार्यक्रम कर रहे हैं, खूब प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या वो मोटिवेशन उसको काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरण में क्रमबद्धता का सिद्धांत दिया था बेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके में हम क्या हो गए भाई, हमने अभिप्रेरण को समझ लिया। अब मैं बात करूं कि यदि पहले हमने देखा था, तो पहले मैं आता हूं कि हमने एक चार्ट के माध्यम से समझा था। क्या समझा था, किसको, निर्देशन को, जिसमें पर्यवेक्षण हो गया और अभिप्रेरण हो गया, ठीक है। अभिप्रेरण के बाद आता है क्या, नेतृत्व। नेतृत्व मतलब क्या, नेतृत्व मतलब हम बोलेंगे बेटा लीडरशिप। क्या बोलेंगे, लीडरशिप। एक
ऑर्गेनाइजेशन में या एक किसी भी संगठन में, चाहे वो राजनीति हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यदि एक अच्छा लीडर नहीं मिल रहा है, बात को समझ रहे हैं आप, यदि एक अच्छा लीडर नहीं मिल रहा है तो कोई काम का नहीं, क्योंकि उसके पीछे जो लाइन लगी है नेतृत्व वाले के, वो ही नहीं आगे बढ़ेगी। जब लीडर ही आगे नहीं बढ़ेगा तो उसके पीछे के कर्मचारी कैसे आगे बढ़ेंगे। तो निर्देशन में एक लीडर का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, जो वो क्या करे, प्रॉपर वे में लोगों को क्या करे, लीडरशिप करे। या मतलब लीडर की परिभाषा हम ये बोल सकते हैं कि यदि आप किसी इंस्टीट्यूट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, तो आपके कर्मचारियों से जो काम नहीं बन रहा है वो आपको उनको सिखाना है, उनको प्रशिक्षण देना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको समझाना है कि किस तरीके से काम होगा। यदि आप उनको समझा ही नहीं पा रहे हैं तो आप बताइए कि किस तरीके से वो आपको आउटपुट दे पाएंगे। आपको सब काम उनको सिखाना है, बताना है, लीडरशिप करना है। ऐसा नहीं कि हमने चलो ये काम कर लिया, आप काम का हमें रिजल्ट दो। अब वो कैसे करना है ये उनको बताना पड़ेगा ना। तो ये किससे आता है, ये निर्देशन के लीडरशिप से आता है। उसके बाद क्या, समन्वय। भाई आपके यहाँ कई कर्मचारी हैं, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो आपको क्या है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी है। आपको समन्वय होना ज़रूरी है कि किस तरीके से वो उस काम को करें, किस तरीके से उस काम को वो नहीं करें। पता चल रहा है कि हमने समन्वय ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में क्या कर रहे हैं, मनमुटाव कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, काम का भार एक दूसरे पर डाल रहे हैं। तो वो इस तरीके से रिजल्ट निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलना है। तो निर्देशन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये काम होते हैं। यदि निर्देशन नहीं हुआ तो प्रबंध भी क्या होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा काम जरूरी है भाई, सुपरविजन जरूरी है। सुपरविजन के बाद क्या, मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। कौन सा, मौद्रिक, अमौद्रिक और ऋणात्मक। उसके बाद क्या, नेतृत्व हमारे लिए जरूरी है। नेतृत्व यदि अच्छा नहीं होगा तो प्रबंध क्या होगा बेटा, वहीं फेल हो जाएगा। इसलिए नेतृत्व भी हमारे लिए जरूरी है, और इन सब के बीच क्या जरूरी है, समन्वय जरूरी है। तो ये आज की क्लास में हमने प्रबंध के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, निर्देशन को डिस्कस किया। कल हम नियंत्रण को डिस्कस करेंगे। आपके लिए बहुत जल्दी एमसीक्यूज की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो आप इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।